नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। कल्पनाओं के इस अनूठे संसार में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है ऐसा कुछ जो कभी हो ही नहीं सकता? जैसे अगर हम चांद पर गिल्ली डंडा खेलें तो, अगर हम ब्लैक होल में जाएं तो, अगर धरती का आकार दुगना हो जाए तो चलिए इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी ही कभी ना साकार होने वाली कल्पनाओं की दुनिया में लेकर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती का एक बड़ा भाई भी है, जो भाई होने के साथ ही उसका बॉडीगार्ड भी है। ऐसा बॉडीगार्ड जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन दिन रात हमारी रक्षा करता है। करोड़ों साल से वो हमारी धरती की रक्षा कर रहा है। धरती के उस बॉडीगार्ड का नाम है जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह। सदियों से धरती को बर्बाद करने के लिए धरती की ओर बढ़ रहे उल्का पिंडों को जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें अंदर समेटकर फिर कभी उन्हें बाहर नहीं आने देता। इस तरह से धरती को बचा लेता है। तो चलिए धरती के इस बॉडीगार्ड को थैंक यू बोलने के लिए आज जुपिटर ग्रह पर चलते हैं। घबराइए नहीं, जुपिटर पर जाने की सिर्फ कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर इंसान जुपिटर पर जाए तो क्या होगा। आंख बंद करके कल्पना मत कीजिए, आंखें खोलकर और अपनी टीवी स्क्रीन को देखकर कल्पना कीजिए। ओह सॉरी, जुपिटर पर तो जमीन होती ही नहीं है। जी हाँ, इस ग्रह पर कोई ठोस सतह नहीं है। ये तो एक गैस का गोला भर है। हमारे सोलर सिस्टम में 4 गैस जॉइंट्स हैं, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम गैस के गोले गुरु पर कदम नहीं रख सकते? और क्या हम इसके एक छोर से अंदर जाएं तो दूसरे छोर से बाहर निकल जाएंगे? अब इस सवाल का जवाब तो हमें जुपिटर पर ही जाकर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं जुपिटर पर और जानते हैं कि इस पर कोई ठोस जमीन नहीं है, तो आखिर इसके अंदर क्या है। लेकिन आपको जुपिटर पर ले जाने से पहले ये बता दें कि इस ग्रह की खोज खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने की थी। गैलीलियो ने दूरबीन से इस ग्रह को 1610 में पहली बार देखा था। इसके बाद से ही इस ग्रह के अद्भुत गुरुत्वाकर्षण और इसके आकार ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। और इसी आकर्षण की बदौलत वैज्ञानिक इस ग्रह को समझने के लिए उसके करीब पहुंचे। 18 अक्टूबर 1989 के दिन पहली बार धरती से एक स्पेसक्राफ्ट गुरु ग्रह पर भेजा गया। इसका नाम था गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। लगभग 6 साल के भीतर 7 दिसंबर 1995 के दिन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो ने वहां पहुंचते ही जुपिटर के कई सारे राज पर से पर्दा उठाया। उसने हमें इस ग्रह के मून्स यानी चंद्रमा और उसके वातावरण की डिटेल में जानकारी दी। आपको बता दें कि वर्तमान में जुपिटर के टोटल 89 चंद्रमा हैं, जिसमें से 53 का ऑफिशियल नामकरण हो चुका है और बाकी बचे सारे बेनाम हैं। वहां के वातावरण में 75% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और बाकी 1% में अन्य सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन, अमोनिया, सिलिकॉन, नियॉन, हाइड्रोसल्फाइड, ईथेन, मीथेन, ऑक्सीजन और सल्फर। इस ग्रह के करीब जाने पर वैज्ञानिकों को उसके तूफानी रंगीन बादल देखने को मिले, जो इस ग्रह को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इस दैत्यकार ग्रह के ये तूफानी बादल दिखने में जितने सुंदर दिखते हैं, हकीकत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा हैं। लंबे समय तक चलने वाले सबसे तूफानी बवंडर का रिकॉर्ड जुपिटर के नाम ही रहा है। जुपिटर के इस सबसे बड़े और शक्तिशाली तूफान का नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी धरती इसके अंदर समा सकती है। इससे हम टेलीस्कोप के जरिए धरती से भी देख सकते हैं। ये तूफान 425 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कई सदियों से ऐसे ही घूम रहा है।
हालांकि वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी करीब 350 साल पहले लगी। वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने इस ग्रेट रेड स्पॉट को खोजा था। सदियों से ना थमने वाला ये तूफान नजदीकी भविष्य में थम जाए, इसके कोई चांसेस भी नहीं है। और ऐसे ही कई सारे चक्रवात जुपिटर पर युगों तक इसी स्पीड से मंडराते रहेंगे। जुपिटर पर उसके इस तूफान की गति के धीमी ना पड़ने का कारण इस ग्रह पर सतह का ना होना है। चूंकि इस ग्रह पर हमारी धरती की सतह की तरह कोई ठोस सतह नहीं है, इसलिए इस तूफान की गति को ब्रेक लगाने वाला कोई एक ऑब्स्टिकल्स नहीं है। ऊपर से इस ग्रह का गर्म वायुमंडल इन चक्रवातों को और ज्यादा तेज करता है, इसलिए किसी बाधा और रुकावट के बिना ये चक्रवात सदियों तक ऐसे ही घूमती रहेगी। अभी तक वैज्ञानिकों ने जुपिटर के ऊपरी वातावरण के बारे में ही जाना था, लेकिन अब उसके अंदर जाने की बारी थी। तो चलिए अब हम जुपिटर के अंदर डाइव लगाएंगे। तो फाइनली दिसंबर 1995 को वैज्ञानिकों का भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो जुपिटर के अंदर पहुंचता है। टाइटेनियम से एक प्रोब स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और जुपिटर के अंदरूनी वातावरण में एंटर होता है। शुरुआत में ये प्रोब लगभग 17,600 किलोमीटर की रफ्तार से जुपिटर के आवरण में गिरता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रोब अपना पैराशूट खोल लेता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ये प्रोब अपने आसपास की सारी जानकारी और फुटेज जुपिटर के बाहरी ऑर्बिट में मौजूद गैलीलियो को भेजता है और गैलीलियो वहां से वो जानकारी हमारे धरती पर भेजता है। प्रोब ने जुपिटर के वातावरण की जो जानकारी वैज्ञानिकों को भेजी, उसमें मालूम हुआ कि इस ग्रह का ऊपरी वातावरण हमारी धरती से बिल्कुल अलग है। वहाँ गैस के घने बादलों का डेरा है और ये बादल बेहद विशाल और विचित्र आकार के हैं। ये बादल अजीब हैं क्योंकि ये एक नहीं बल्कि मल्टी एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जैसे अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड और पानी। इससे हमें ये मालूम हुआ कि इस ग्रह पर भी पानी के बादल हैं। और इतना ही नहीं, इन बादलों में मौजूद ये एलिमेंट पानी के रूप में बरसते भी हैं। लेकिन जुपिटर पर तो सरफेस ही नहीं है, तो ये पानी बरस कर आखिर कहाँ जाते हैं? तो इसकी जानकारी के लिए हमारा प्रोब उसके और अंदर उतरा। जैसे जैसे प्रोब और गहराई में उतरा, उसने पाया कि वहाँ तापमान और दबाव बेहद ज्यादा है। आसमान में घने और बड़े बादलों की श्रृंखला है। रंग बिरंगे, घुंघराले और खतरनाक दिखने वाले ये भयानक तूफान थंडर स्टॉर्म का विस्तार है। पर जैसे ही प्रोब कुछ और गहराई में उतरता है, एक चौंका देने वाला दृश्य उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर इस जगह पर ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं और यहाँ एक बड़ा गैप है। दूर दूर तक साफ खाली आसमान दिखाई देता है। ये जगह बड़ी मनमोहक है। यहाँ पर बारिश गिरती है, पर ये बारिश और ये पानी वैसा नहीं होता जैसा हमारी धरती पर होता है। यहाँ पानी भाप के रूप में गिरता है और ये पानी वेपोरेट होता रहता है। इसके नीचे गर्मी इतनी है कि पानी भाप बनकर फिर से ऊपर उठ जाता है। इसलिए यहाँ पर बस सिर्फ वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। प्रोब ने इससे और भी नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन लगभग 135 किलोमीटर की गहराई में उतरने के बाद प्रोब के साथ वैज्ञानिकों का कनेक्शन टूट गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण गर्मी के कारण प्रोब के पार्ट्स पिघलने लगे होंगे और वो नष्ट होकर जुपिटर में ही विलीन हो गया होगा। गैलीलियो के जरिए वैज्ञानिक प्लैनेट जुपिटर के बारे में काफी कुछ जान चुके थे, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। अभी तक तो वैज्ञानिक ने इस ग्रह की सिर्फ ऊपरी गहराई को देखा था। अभी और भी काफी कुछ जानना बाकी था और इसलिए सन 2011 में एक और अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था जूनो स्पेसक्राफ्ट।
लगभग 5 सालों के सफर के बाद 5 जुलाई 2016 के दिन जूनो जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जूनो के जरिए वैज्ञानिकों ने जुपिटर को काफी करीब से जाना। वैज्ञानिकों ने ये जाना कि इस ग्रह पर कोई ठोस सतह ही नहीं है। इसके भीतर बेहद गहराई तक सिर्फ गैस के वातावरण की ही परत है। लेकिन ये भी सच है कि ये ग्रह अंदर से बिल्कुल खोखला भी नहीं है। इस ग्रह के ऊपर अपनी गैस से बने आवरण के खत्म होने के बाद अंदर गहराई में लिक्विड कोल एलिमेंट्स यानी लिक्विड कार्बन के कण मेटेलिक अवस्था को पा लेते हैं। इसलिए गुरु के इस आवरण को मेटेलिक हाइड्रोजन कोर कहा जाता है और इसी मेटेलिक हाइड्रोजन कोर की वजह से इस ग्रह के आसपास मैग्नेटिक लेयर की रचना हुई है। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। जुपिटर के मेटेलिक हाइड्रोजन कोर से भी नीचे ठीक मध्य में इस ग्रह के भीतर गहराई में जो कोर भाग है उसे हमारे वैज्ञानिक रॉक एंड आइस कोर कहते हैं। ये हमारी जर्नी का फाइनल स्टेज है। यहाँ का तापमान करीब 43,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जुपिटर का आकार बहुत बड़ा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा है। इसलिए ये ग्रह अंतरिक्ष के बाहरी पिंडों और उल्काओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इनमें वो उल्का पिंड भी शामिल हैं जिन्हें जुपिटर ने अगर अपनी ओर न खींचा होता तो वे सीधे धरती पर गिरते। इस तरह से ये ग्रह धरती को करोड़ों सालों से बाहरी उल्काओं के गिरने से बचाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जुपिटर के बिना धरती पर जीवन होना संभव नहीं था, या फिर धरती के किसी बड़े उल्कापिंड से टकराने के कारण बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। तो हुआ ना जुपिटर हमारी धरती का भाई और बॉडीगार्ड। रिसर्च डेस्क, न्यूज इंडिया। अगर हम और आप जीवित हैं तो उसके पीछे प्रकृति के कई ऐसे कारण हैं जिन्हें हम नहीं जानते। धरती पर जीवन मौजूद है, इसकी कई वजह में से एक है धरती के कोर का गर्म होना। धरती का कोर गर्म है और इसीलिए हम इंसानों के लिए सांस ले पाना और जिंदगी को सुचारू रूप से जी पाना संभव हो पाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर धरती की कोर ठंडी हो जाए? सवाल सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही भयानक है। हमारी धरती का रेडियस 6,371 किलोमीटर है। यानी अगर आप धरती को एक छोर पर खोदना शुरू करेंगे तो 12,782 किलोमीटर के बाद आप धरती के दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस दौरान आपको धरती के बेहद सुंदर और अलग अलग ग्रुप से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी धरती को उसके तापमान, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के आधार पर अलग अलग लेयर्स में विभाजित किया गया है। धरती के जिस सतह पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशानिक क्रस्ट में सब डिवाइड होता है। ओशानिक क्रस्ट की मोटाई 8 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर तक की होती है। क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है। इस मेंटल में पूरी धरती का 84% आयतन और 67% द्रव्यमान समाहित होता है। मेंटल 2,900 किलोमीटर मोटी ठोस चट्टानी परत होती है जो मुख्य रूप से सिलिकेट मेटल की बनी होती है। मेटल के नीचे और धरती के केंद्र में आयरन और निकेल पिघली हुई और ठोस दोनों ही अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। इस पार्ट को धरती की कोर के नाम से जाना जाता है। अर्थ की कोर का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है। कोर के इसी तापमान की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी कारणवश अचानक धरती की कोर ठंडी हो जाए तो क्या होगा? धरती के कोर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर मेटल के नीचे तथा इनर कोर मेटल के ऊपर करीब 2,400 किलोमीटर की मोटाई में फैली हुई है।
यानी धरती की सतह में 2890 किलोमीटर नीचे आउटर कोर शुरू हो जाती है। आउटर कोर मुख्यतः आयरन और निकेल से मिलकर बनी होती है, जो पिघली हुई अवस्था में इनर कोर के चारों तरफ फैली हुई है। आउटर कोर के नीचे इनर कोर शुरू होती है। इनर कोर धरती का इनर मोस्ट पार्ट है, जो करीबन 1222 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई है। इनर कोर मुख्यतः आयरन, निकेल और कुछ अन्य एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इनर कोर का तापमान सूरज की सतह के तापमान से लगभग बराबर यानी 5430 डिग्री सेल्सियस का होता है। लेकिन इतने अधिक तापमान के बावजूद इनर कोर ठोस रूप से मौजूद होता है, क्योंकि इनर कोर पर सरफेस की तुलना में करीब 3.5 मिलियन गुना हाई प्रेशर मौजूद होता है, जिसके कारण आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बढ़कर 6400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी कारण 5430 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी आयरन ठोस रूप में मौजूद रह पाता है। जब हमारी धरती घूमती है तो उसके रोटेशन के कारण इनर सॉलिड कोर और आउटर लिक्विड कोर भी अलग अलग स्पीड में रोटेट करते हैं, यानी घूमते हैं। अब लिक्विड के मूव करने की गति सॉलिड की तुलना में फास्ट होती है, तो इसी डिफरेंट स्पीड की वजह से इनर कोर और आउटर कोर में घर्षण के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जो धरती के चारों ओर जियोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सभी प्रकार के स्पेस रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाली हाई चार्ज पार्टिकल से भी बचाते हैं। साथ ही ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे वायुमंडल को एक जगह स्थिर बनाए रखता है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। धरती की कोर से निकलने वाली हीट की वजह से ही अलग अलग मटेरियल्स धरती की अलग अलग लेयर्स में पहुंचते हैं। मटेरियल्स और हीट के इसी मूवमेंट की वजह से धरती के प्लेट में भी हलचल होती है, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप उत्पन्न होते हैं। यही कारण होता है कि जहां ये प्लेट्स आपस में मिलती है, वहां बसे देशों का भयानक भूकंप और ज्वालामुखियों का सामना करना पड़ता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जापान और नेपाल। नहीं पैदा होगा इलेक्ट्रिक करंट, अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगी धरती, काम करना बंद कर देंगे कंपास, रास्ता भटक जाएंगे पक्षी, नष्ट हो जाएगी ओजोन परत। अगर किसी कारण से धरती की कोर अपनी सारी हीट खो देती है, तो धरती की आउटर कोर ठंडी होकर सॉलिड स्टेट में बदल जाएगी, क्योंकि अब धरती की आउटर कोर और इनर कोर दोनों ही अपनी हीट खोकर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो ऐसे में धरती के रोटेशन के बावजूद भी कोर का मूवमेंट रुक जाएगा, जिसके कारण अब कोई इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं होगा और धरती अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो देगी। मैग्नेटिक फील्ड के अभाव में कंपास दिशा बताना बंद कर देंगे और पक्षी अपना रास्ता भटकने लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डिसअपीयर होने के कारण अब सूरज से निकलने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स सीधे ओजोन परत को हिट करेंगे और उसे धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। ठप हो जाएगा धरती का कम्युनिकेशन सिस्टम, बंद पड़ जाएंगे सभी बिजली घर। मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन के गायब होने के कारण सूरज पर होने वाले न्यूक्लियर विस्फोट से निकलने वाले सभी एटॉमिक पार्टिकल्स सीधे धरती पर आएंगे और धरती पर मौजूद सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को एक झटके में ठप कर देंगे। इतना ही नहीं, सूरज से आने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण धरती से ऊर्जा के सभी स्रोत जैसे बिजली और परमाणु बिजली घर जैसे स्रोत एक झटके में बंद पड़ जाएंगे। खत्म हो जाएगा धरती का वायुमंडल। धरती के कोर के ठंडे होने की वजह से अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वायुमंडल को एक स्थान पर रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सोलर विंड और हानिकारक रेडिएशन की वजह से धरती का वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिना वायुमंडल के धरती मंगल जैसी बन जाएगी, जहां वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं होगा या वायुमंडल की बहुत पतली लेयर मौजूद होगी जो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। सांस लेना होगा मुश्किल,
ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रेशर सूट का होगा सहारा। बिना वायुमंडल के अब इंसानों को सांस लेना मुश्किल होगा और उन्हें हानिकारक विकिरणों से और प्रेशर से बचने के लिए हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रेशर सूट का सहारा लेना पड़ेगा। घरों से बाहर निकलने के लिए भी स्पेशल सूट की जरूरत होगी। साथ ही ओजोन परत के खत्म होने की वजह से सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे धरती पर पहुंचेंगी, जो कई भयंकर बीमारियों को जन्म देगी। धरती का पानी बन जाएगा बर्फ। असंतुलित होगा दिन और रात का तापमान। नहीं आएगा भूकंप, नहीं फूटेंगे ज्वालामुखी। बंजर हो जाएगी जमीन। जब धरती की कोर गर्म थी तो इससे मिलने वाली हीट की वजह से पानी भी लिक्विड स्टेट में बना रहता था, लेकिन अब इसके ठंडे होने की वजह से हमें हीट के लिए केवल सूर्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में रात के समय का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं सर्दियों के मौसम में यही तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतने कम तापमान में किसी भी झील, नदी या समुद्र में पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद नहीं रह पाएगा। हीट के अभाव में धरती पर चारों ओर बर्फ की मोटी परतें ही दिखाई देंगी। उधर धरती के कोर के पूरी तरह ठंडे होने की वजह से मेटल में होने वाला मूवमेंट भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से अब धरती के प्लेट्स में कोई हलचल नहीं होगी। यानी अब ना ही कभी भूकंप आएगा और ना ही कोई ज्वालामुखी फूटेगा। ज्वालामुखी में विस्फोट ना होने की वजह से उनसे निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी, अलग अलग गैसों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सारी जमीनें बंजर होती चली जाएंगी। नहीं बचेंगे पेड़ पौधे, खत्म हो जाएंगे जीव जंतु। धरती के कोर ठंडी होने के कारण और ओजोन परत के नष्ट होने की वजह से पेड़ पौधों का अस्तित्व पहले से ही समाप्त हो चुका होगा। यानी अब धरती पर ना तो किसी फसल का उत्पादन हो पाएगा और ना ही किसी जीव जंतुओं के जिंदा रहने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सतह पर रहने वाले जीव जंतु पहले ही वायुमंडल के अभाव में मर चुके होंगे। वहीं दूसरी ओर पानी में रहने वाले जीवों का भी जीवन अत्यधिक ठंड की वजह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस कल्पना से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो धरती की कोर का अचानक से ठंडा होना भी लगभग असंभव है, क्योंकि कोर और सरफेस के मध्य मेटल की एक मोटी परत मौजूद होती है जो कोर की हीट को बाहर निकलने से रोकती है। इसलिए अगर ये मान भी लिया जाए कि धरती की कोर ठंडी हो रही है, तो भी इसे पूरी तरह से ठंडा होने में लाखों करोड़ों साल का समय लगेगा और हो सकता है कि इतने समय बाद साइंटिस्ट वो तकनीक खोज ले जो इंसानों को किसी दूसरे प्लेनेट पर बसा सके। तो ऐसी स्थिति आने पर मानव सभ्यता धरती के पूरी तरह से बर्बाद होने से पहले ही इसे छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी। लेकिन आप इतना तो मानेंगे कि हमारी ये धरती बिना हमसे बात किए, बिना हमसे कोई शिकायत किए, बिना हमसे रूठे हमारे लिए लगातार काम करती रहती है। रिसर्च डेस्क, न्यूज़ इंडिया।